नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हो आपके सामने एक बार फिर से सीटेट संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। आज हम ईवीएस के कुछ प्रश्न देखेंगे। मेरा उद्देश्य ये क्वेश्चन करा के आपको सिर्फ ये बताना है कि ईवीएस में क्वेश्चन आते कैसे हैं। इसके बाद मैं जल्द ही आपके लिए ईवीएस के एनसीईआरटी के समरी में लेके आने वाला हूँ। एनसीईआरटी समरी में करा दूंगा। इसके बाद से मैं ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको ईवीएस में मार्क्स गेन करने में मदद मिलेगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले मैं बता दे रहा हूँ। एक सैंपल के तौर पे आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वीडियो छोटी सी होगी। उसके बाद से मैं आपको आपके सुझाव लूँगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए। उसके बाद से आप अगर ये बताते हो, ठीक है, कि आपको एनसीईआरटी समरी चाहिए, तो मैं एनसीईआरटी समरी करा दूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एनसीईआरटी समरी करा दूँगा, जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करा दूँगा। उसके बाद से फिर मैं एनसीईआरटी समरी सिर्फ करा के नहीं रहूँगा। उसके बाद से उससे संबंधित ईवीएस के क्वेश्चन जितने बनते हैं एनसीईआरटी से ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैं आपको करा दूँगा। 200, 300, 400 जितने क्वेश्चन बनेंगे वो। उसके बाद से तब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे। मुझे विश्वास है कि प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कम से कम जितने क्वेश्चन मैं करा दूँगा आपको उसके बाद से जब प्रैक्टिस सॉल्व करोगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आता ही नहीं है। तो एक बार एनसीईआरटी समरी अच्छे से करके समझ लिए तो बाहर नहीं होगा। तो देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए लकड़ी, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है पवन, ऑप्शन डी है एलपीजी। इसका आंसर हो जाएगा पवन। नवीकरणीय स्रोत क्या होता है आपको, वैसे तो मैं एनसीईआरटी समरी बाद में कराऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। हर क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दूंगा थोड़ा सा। तो इस नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? अनवीकरणीय जो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। भविष्य में उनका भंडार सीमित है, वो सीमित है। जैसे कोयला, ठीक है, कोयला जमीन से निकाला जाता है तो वो उसका भंडार सीमित है, जितना लाख टन है अभी अवेलेबल है, लेकिन वो आखिर कभी तो ख़त्म होगा। उसके बाद वो खत्म, उसका संसाधन सीमित है। लेकिन जैसे पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी, वो सारे सीमित हैं, वो सारे असीमित है, वो सारे असीमित हैं। सोलर एनर्जी का भंडार अक्षय है, आपको आने वाले कई साल तक आपको मिलते रहेगा। फिर पवन एनर्जी असीमित है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। वाटर एनर्जी, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें जितना भी यूज करें ख़त्म नहीं होंगी, रिसाइकल हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो ख़त्म नहीं होती हैं, रिसाइकिल हो सकती हैं, या फिर जिनका भंडार ख़त्म होने वाला नहीं है, वो चीज़ें नवीकरणीय होती हैं। और जो ख़त्म होने की आशंका होती है, जैसे कि कोयला या फिर अदर चीज़ें, पेट्रोलियम वगैरह, वो चीज़ें अनवीकरणीय में आती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पेडागोजी का, ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं था तो? यदि ऐसा नहीं था तो इसका मतलब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विभिन्न व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास इसके कारण संभव नहीं होगा। अगर पाठ्यक्रम लचीला नहीं हो तो ऐसा क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। विभिन्न व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं होगा। ऑप्शन बी है यह विषय केंद्रित हो जाएगा। ऑप्शन सी है यह सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने में सक्षम नहीं होगा। ऑप्शन डी है यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए हो, यहाँ आंसर लगाया हुआ है। मैंने जानबूझ के आंसर लगा दिया ताकि आप क्वेश्चन के साथ ही आंसर देख के समझ सको। मैंने पिछली वीडियो में आपको करा रहा था, मैं क्वेश्चन कर रहा था फिर आंसर दे रहा था। ये आपको सैम्पल क्वेश्चन था, है तो आपको क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आंसर लगा दे। और उसके बाद मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए क्यों आंसर है। तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। विभिन्न व्यक्तित्व वाले छात्रों के विकास इसके कारण संभव नहीं होगा। अगर पाठ्यक्रम लचीला नहीं हुआ, कठोर हुआ, मान लीजिए कि
एक सीमित है, तो एक खास तरह के उससे रिलेटेड बच्चों का ही विकास होगा, बाकी बच्चे इससे अछूते रह जाएंगे। तो हमें सारे बच्चों को ले करके चलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन ही कहता है कि सारे बच्चों का विकास हो, इसके लिए पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, और ये सीधे क्वेश्चन आपको उठ कर क्या आएगा, या तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम, ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। संदर्भ पुस्तकों और अन्य सामग्री अन्य अध्ययन सामग्री का अध्ययन करने से क्या लाभ है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है विज्ञान में समझ विकसित करते हैं। ऑप्शन बी है उनमें निर्णय शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन सी है वे विद्यार्थियों का मनोरंजन करते हैं। ऑप्शन डी है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान में समझ विकसित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो भी हम लोग संदर्भ पुस्तक अन्य अध्ययन सामग्री क्या है, इसका मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बुक पढ़ा, उससे उसका गाइड ले लिया, या फिर और भी उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड बुक्स जो भी होते हैं, उनको पढ़ने से क्या लाभ होता है, यही पूछ रहा है। तो ये ज्ञान समझ विकसित करते हैं, यानी कि कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड और बुक, हेल्प बुक जो ले रहे हो आप, वो क्या करते हैं, वो आपकी समझ को विकसित करते हैं, उस टॉपिक या उस पॉइंट को और अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको उसमें समझ विकसित करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र प्राय कक्षा में साथियों को परेशान करता है, आप क्या करोगे? तो यहाँ मैं क्या करूँगा ये बता रहा हूँ, मतलब ये ऑप्शन के आंसर मैं आपने बताऊँगा। तो इसका आप क्या करेंगे, तो उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन बी है उसकी जगह बदल देंगे। ऑप्शन सी है उसे चुप रहने के लेंगे। और ऑप्शन डी है उसे बुलाकर अतिरिक्त काम सौंपेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि उसे बुलाकर अतिरिक्त काम सौंपेंगे, यानी आंसर डी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब देखिए आंसर डी हो गया, क्यों? क्योंकि देखिए अगर उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ये सोल्यूशन नहीं है, ये कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता कक्षा से बाहर निकालना। अब क्या करना है, उसको आप उसकी जगह बदल देंगे, ये भी सोल्यूशन नहीं। उसे बुलाकर अतिरिक्त काम सौंपेंगे, वो बिजी रहेगा तो वो और बच्चों को परेशान नहीं करेगा। कभी कभी होता है हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनका काम है वो हाइपर एक्टिव, वो नेचुरली होते हैं, तो वो उनको बिजी रखना ज़रूरी होता है। तो उसे बुलाकर अतिरिक्त काम सौंप देंगे तो वो बिजी हो जाएगा और बच्चों को परेशान नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, लॉयन टेल्ड मैकाक को डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सीधे आंसर हम लोग देख लेते हैं, बियर्ड ऐप, बियर्ड ऐप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए इनमें से कौन सा विचार नहीं है? तो ये भी ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ड्रामा और नाटक, यानी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कौन सा विचार नहीं है? ठीक है, तो रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए ऑप्शन हो जाएगा ड्रामा और नाटक। ऑप्शन बी है तस्वीर लेना। ऑप्शन सी है पोस्टर बनाना। ऑप्शन 4 नंबर है पेपर मासे। तो इसका आंसर भी हो जाएगा पेपर मासे। क्यों? कि कौन सा विचार नहीं है रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए, कौन सा इसमें से नहीं है? तो ड्रामा और नाटक। ड्रामा नाटक से रचनात्मक अभिव्यक्ति होता है, बिल्कुल आप जानते हो। और अगला है तस्वीर लेना। तस्वीर कोई बच्चा कैसे लेता है, किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करता है, ये भी रचनात्मक अभिव्यक्ति में आता है। ऑप्शन सी है पोस्टर बनाना। ऑप्शन डी है पेपर मासे। तो पोस्टर बनाने से भी अभिव्यक्ति होता है, लेकिन पेपर मासे से नहीं होता है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से क्या जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है? यानी कि वाटर साइकिल के बारे में बोल रहा है। वाटर साइकिल में का प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, उसका टर्म्स दिया है, आपको जो अलग है वो छांटना है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, और ऑप्शन बी है अमोनीकरण, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है वाष्पीकरण। यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोग का अमोनीकरण। यानी कि जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होता है, वाष्पीकरण होता है, लेकिन जो है अमोनीकरण नहीं होता है। ये जल चक्र का प्रक्रिया नहीं है, अमोनिया चक्र का प्रक्रिया है। तो आंसर हम लोग का यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, अगर कोई ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता, ऑप्शन हो जाएगा बढ़ती है, घटती है, कोई बदलाव नहीं होता और कोई विकल्प सही नहीं है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। यानी कि अगर कोई भूमध्य रेखा क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र से, ठीक है, पोल से अगर
भूमध्य रेखा क्षेत्र की तरफ बढ़ता है तो क्या होगा, वो पशु और पौधे की प्रजाति में विविधता जो है बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ध्रुव पे तो आपको पता है कि वहाँ जीवन कितना कठिन होता है, तो वहाँ कुछ खास प्रकार के ही जीव ही पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे तो जंगल जीवन आने लगेगा, ठीक है, हम कॉन्टिनेंट्स आएंगे तो वहाँ पे जीवन संभव हो पा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे अलग अलग पौधे और पशु के प्रजाति पाया जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन रामसर साइट में शामिल किया गया था। अभी रिसेंट का प्रश्न है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनाया जा सकता है सीटेट में। आप इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम चांस है। तो क्योंकि ये अभी हाईलाइट में था तो बना सकता है, और वो जानता होगा प्रश्न सेट करने वाला कि सीटेट वाले लोग जल्दी ये सब देखेंगे नहीं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, और हाँ इसका पीडीएफ, इन सब की पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, फैक्ट नॉलेज, या फिर सर्च मार के आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आर्द्रभूमि। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्रभूमि का संरक्षण। ऑप्शन बी है जल संरक्षण, ऑप्शन सी है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन। इसका उत्तर हो जाएगा आर्द्रभूमि का संरक्षण यानी वेटलैंड कंजर्वेशन। अगला प्रश्न है, यदि पानी का बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये प्रश्न पूछ देता है और इनफैक्ट शायद पूछा भी है प्रीवियस पेपर में, पिछले साल आप पहले के प्रश्न देखोगे सर पूछा भी है बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप एक बार याद कर लेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन डिमांड अगर शून्य है, ठीक है, बीओडी अगर शून्य है तो पानी डैश है, यानी कि ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है, अत्यधिक प्रदूषित है, ऑप्शन बी पीने के लिए सुरक्षित है, ऑप्शन सी है पानी साधारण रूप से प्रदूषित है, ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पानी पीने के लिए सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि अगर बीओडी अगर ज़्यादा है, ठीक है, बीओडी माने जो ज़्यादा है, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यानी पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, जो होती है, ठीक है। अब इसमें जब मान लीजिए कि बैक्टीरिया शैवाल वगैरह पाए जाते हैं पानी में, या फिर जो भी बैक्टीरिया वगैरह पाए जाएंगे, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए केमिकल वगैरह मिला है तो क्या होगा कि उनको डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ठीक है, वो क्रिया करके इस्टेब्लिश हो सके या फिर जो भी अपना नष्ट हो सके, ठीक है, या फिर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो अपना संख्या बढ़ा सके, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। या फिर सवाल है पानी में तो सवाल बढ़ेगा नदी तालाब में, इससे क्या होगा कि वो अपने आप को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का यूज करेगा। सवाल मान लीजिए पानी में सड़ेगा तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो क्या होगा कि इससे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, यानी कि पानी में घुलित ऑक्सीजन खत्म होते जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन कितना घुल सकता है इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इससे पता चलता है कि पानी सुरक्षित है या नहीं है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन डिमांड शून्य है, यानी कि बीओडी शून्य है, यानी कि पानी केमिकल उसमें नहीं मिला है, शैवाल वगैरह नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, तो पानी पीने के लिए सुरक्षित हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, शेयर बहुत कम आ रहे हैं, वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम और खबरी ऐप का, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को और बेस्ट बनाइए, बूस्ट कीजिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि इस बार सीटेट पार, सीटेट निकालना है किसी भी तरह से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।